साथियों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। जब कटोरा लेकर के बेरोजगार जंतर मंतर पर इकट्ठा हो जाएं, सड़क पर इकट्ठा हो जाएं, तो समझा जा सकता है कि इस देश में बेरोजगारी की समस्या कितना है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से बेरोजगारों को नज़रअंदाज कर रहे हैं और अडानी अंबानी सहित पूरे कारपोरेट की मदद कर रहे हैं, तो क्या सवाल उठता है कि अडानी की मदद करने के बजाय अगर बेरोजगार युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं तो बेरोजगारी भत्ता देने से कौन मना किया है। अगर बेरोजगारों को 3,000 4,000 रुपये महीने में बेरोजगारी भत्ता मिलने लगे तो उनकी माली हालत सुधर सकती है और जो हर घंटे बेरोजगारों द्वारा आत्महत्या की जाती है वह भी रुक सके। जंतर मंतर पर जब बेरोजगार अग्निवीर को लेकर के, रोजगार को लेकर के, सरकारी नौकरियों को लेकर के, प्राइवेट नौकरियों को लेकर के धरना प्रदर्शन करते हैं तो उनके हाथों में कटोरा होता है। आज तक ऐसा विरोध प्रदर्शन कभी नहीं हुआ है कि बेरोजगार शर्मसार होते हुए सरकार के सामने कटोरा पसार करके रोजगार की भीख मांगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे नज़रअंदाज करें और गोदी मीडिया भी नज़रअंदाज करे। किसने देखा कटोरा लिए हुए बेरोजगार जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए, भारी संख्या में इकट्ठा हुए, और कुछ तो अपने कपड़े भी उतार करके फेंक दिए लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए बेरोजगारी की समस्या कोई समस्या नहीं है, गरीबी की समस्या कोई समस्या नहीं है। उनका तो कहना है कि 24 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के बाहर लाया गया है। मतलब जो 24 करोड़ लोग गरीब थे, गरीबी रेखा के नीचे थे, बीपीएल धारक थे, वो अब गरीब नहीं रह गए हैं बल्कि अमीर रह गए, अमीर हो गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ 80 करोड़, बल्कि यूं कहें कि 81 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पर जिंदा रहना पड़ रहा है। तो गरीब नहीं है तो 80-81 करोड़ लोगों को क्यों राशन दिया जा रहा है, क्यों उन्हें लाभ पहुंचाया जा रहा है फ्री में। जिस फ्री रेवड़ी की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते थे, आम आदमी पार्टी को निशाने पर लेने वाले या फ्री रेवड़ी बांटने वाली राज्य सरकारों के लिए उस फ्री रेवड़ी को क्यों बांट रहे हैं जब हमारे देश में गरीब रह ही नहीं गए हैं। लेकिन असलियत यह है कि गरीबों की संख्या भी बढ़ी है, बेरोजगारों की संख्या भी बढ़ी है। आज देश जिस तरह से बेरोजगारी से और गरीबी से जूझ रहा है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आंकड़े छिपाने के बजाय उसके उन्मूलन पर ध्यान देना चाहिए। राहुल गांधी जब झारखंड में प्रवेश करते हैं अपनी न्याय यात्रा के दौरान, तो जो मुद्दे उठाते हैं, जो मुद्दे वो संसद में उठाया करते थे और उनके भाषण को काट दिया जाता था, 1/3 या 1/4 ही पेश किया जाता था। जहां भी अडानी का नाम आता था उसे सिरे से काट दिया जाता था, माइक बंद कर दिया जाता था। लेकिन सड़कों पर तो ऐसा कुछ नरेंद्र मोदी कर नहीं सकते हैं कि उनके भाषण को काट दें। सीधे जनता के दिल में उतर रही है राहुल गांधी की अपील। वो चाहे कारपोरेट को मदद करने की बात हो, वो चाहे गरीबी की समस्या हो, वो चाहे बेरोजगारी की समस्या हो, राहुल गांधी अगर सड़क पर उतरे हैं
और सड़क से अपनी बात जनता तक पहुंचा रहे हैं, तो इसके फलितार्थ अच्छे होंगे और देश को सही दिशा की ओर ले जा रहे हैं। और नरेंद्र मोदी देश को किस तरफ ले जा रहे हैं इसे बताने की जरूरत नहीं है। खुद आप देख सकते हैं, जब वह धर्ममय हो जाते हैं, सांप्रदायिक जुनून उनके ऊपर हावी हो जाता है और प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए 11 दिनों का उपवास करते हैं, सिर्फ नारियल पानी पी करके रहते हैं। एक तो नरेंद्र मोदी झूठ बोले और उस झूठ को गोदी मीडिया प्रचार करे और इस देश के लोग जो अंधभक्त टाइप के हैं, जो राम भक्त टाइप के हैं, वे स्वीकार कर लें। इससे बड़ी विडंबना नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी व्यक्ति 11 दिन तक सिर्फ नारियल का पानी पी करके नहीं रह सकता है। चटाई पर लेट जाए संभव है, 11 दिन तक या 22 दिन तक, कितने भी दिन चटाई पर लेट जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन नरेंद्र मोदी 11 दिन तक नारियल पानी से जिंदा रहे, इतना बड़ा झूठ कैसे छिपा लेते हैं और बोल लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गोदी मीडिया, और इस देश के 140 करोड़ लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं कि जो हम कह देंगे वही मान लेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर जो आत्मविश्वास है कि हम तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं, और यह आत्मविश्वास उन्हें अंतरिम बजट पर भाषण करते हुए भी उनके मुंह से ऐसी बातें निकली हैं कि तीसरी बार शपथ लेकर के हम ही आ रहे हैं और हम ही पूरा बजट जुलाई में लेकर के आएंगे। ध्यान रहे, सिर्फ बजट भाषण पर नहीं, बल्कि लाल किले से भी इन्होंने 15 अगस्त 2023 को कहा था कि अगली बार फिर हमारी सरकार आ रही है, हम जीत करके आ रहे हैं। तो बहुत किरकिरी हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बात को लेकर के, और इस बात को लाल किले जैसे मंच से कहने के लिए। लाल किला चुनाव प्रचार करने का मंच नहीं है, राष्ट्र को संबोधित करने, राष्ट्र की यथा स्थिति को बताने, राष्ट्र के लिए क्या कार्रवाई करने जा रही है सरकार उसे बताने और जनता को सुकून देने, भरोसा दिलाने के लिए लाल किला है। लेकिन उसको भी चुनावी इवेंट बना देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर इतना आत्मविश्वास कहां से आ जाता है कि वो कभी कहते हैं 400 पार, और जिस दिन 400 पार कहते हैं उसके 2 दिन बाद प्राण प्रतिष्ठा की जाती है 22 जनवरी को। प्राण प्रतिष्ठा के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतना गुमान हो गया, इतना भरोसा हो गया हिंदुत्व कार्ड पर देश को राममय करने के लिए कि उन्होंने जिस ढंग से इस इवेंट को आयोजित किया उसे पूरी दुनिया ने देखा। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया ने देखा। भारत के दुनिया के देशों में जो नागरिक हैं, एनआरआई हैं, उन्होंने भी देखा और दूसरे धर्म के लोगों ने भी देखा कि किस तरह से एक धार्मिक अनुष्ठान को चुनावी इवेंट बना दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और उसकी आलोचना न सिर्फ सनातनी हिंदुओं, अंबेडकरवादियों, दलितों, बुद्धिस्टों के द्वारा की गई है, बल्कि शंकराचार्य ने भी लताड़ा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अशास्त्रीय ढंग से मंदिर में भव्य प्राण प्रतिष्ठा करने का, उद्घाटन करने के कार्यक्रम का। शंकराचार्य ने जो सवाल उठाया वो सवाल आज भी लोगों के दिमाग में गूंज रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैसी जुर्रत हुई कि बगैर मंदिर पूरा बना भी नहीं, आधे से भी कम मंदिर बना हुआ है, सिर्फ 40% मंदिर बना हुआ है, और चुनाव के चक्कर में उसे
उद्घाटन कर रहे हैं। 60% से ज़्यादा मंदिर अभी नहीं बना है, और जिस ढंग से प्राण प्रतिष्ठा की जाती है वहाँ पर शंकराचार्य को होना चाहिए था और उनके द्वारा प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए थी। हिंदू धर्म के सबसे बड़े धर्माचार्य अगर कोई हैं तो वह शंकराचार्य होते हैं, जो चारों दिशाओं में हैं, चारों पीठों में हैं, लेकिन उन्हें आमंत्रित तक नहीं किया गया, और अगर आमंत्रित किया जाता तब भी वो नहीं आते। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आम जनता से लेकर के शंकराचार्य के स्तर तक राम मंदिर मुद्दे की भद्द पीटी, और इनका राम मंदिर का गुबार निकल गया, राम मंदिर की हवा निकल गई। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक 2 दिन बाद एक पिछड़े जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा कर दी। भारत रत्न दिया भी गया 26 जनवरी को, लेकिन वो भारत रत्न सम्मान तो है ही, कर्पूरी ठाकुर ही नहीं, बाबू जगदेव प्रसाद भी इसके हकदार हैं। इसके बारे में भी इनके बारे में भी आज के प्रधानमंत्री या आगामी भावी प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए कि बाबू जगजीवन राम के बाद बिहार में अगर कोई कद्दावर नेता हुए हैं जिन्होंने कि पिछड़ों दलितों के लिए काम किया है, आदिवासियों के लिए काम किया है, तो उसमें कर्पूरी ठाकुर और बाबू जगदेव प्रसाद दोनों हैं, लेकिन सम्मानित एक को किया गया। तो सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर इतना आत्मविश्वास कहां से आता है कि प्रधानमंत्री बगैर चुनाव हुए ही अपने को विजेता घोषित कर देते हैं। हमें तो लगता है कि 400 पार का उनका हवा निकल चुका है, क्योंकि विपक्ष भले न चुनाव प्रचार करे, भले ही विपक्ष लुंज पुंज लगे, लेकिन विपक्ष मजबूत हो गया है। एक संगठन बना करके, एक अलायंस बना करके खड़ा हो गया है, इतना ही काफ़ी है। बाकी चुनाव तो इस देश की जनता लड़ेगी। जनता के अंदर हर तरह की समस्याएं उबल रही हैं। बेरोजगारी इतना उबल रही है कि लोग देख रहे हैं कि जंतर मंतर पर कटोरा लेकर के रोजगार की भीख मांगने, कपड़े उतार करके भीख मांगी जा रही है रोजगार की। गरीबी की समस्या इतनी ज़्यादा इस देश में है कि 80 करोड़ को 5 किलो राशन पर जिंदा रहना पड़ रहा है। इस देश में नरेंद्र मोदी के आने के बाद कितनी मौतें हुई हैं, खास करके 2 साल पहले कोरोना काल में 47 लाख से ज़्यादा मौतें हुई हैं, और ये आंकड़े हमारे नहीं हैं, ये आंकड़े हैं WHO के, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, जिसे कि झुठलाने का काम एक समय किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इनकी टीम ने। लेकिन जो सच्चाई है उसे कब तक इनकार किया जा सकता है। ठीक इसी तरह से गरीबी पर, अपराध पर जितने भी वैश्विक आंकड़े आ रहे हैं उसमें भारत सबसे आगे है। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश की जनता को जिस दिशा में हाँक रहे हैं, उनका एक ही उद्देश्य है। उनको अगर कुछ दिखाई दे रहा है तो यही दिखाई दे रहा है कि 2025 में हमें हिंदू राष्ट्र घोषणा करना है, उसके पहले संविधान को ख़त्म कर देना है, लोकतंत्र को ख़त्म कर देना है। और उनकी इस चालबाजी को मल्लिकार्जुन खड़गे ने भांप लिया है, और एक बार नहीं कई बार, कई अवसरों पर मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि अगर अब की बार मोदी सरकार की फिर से जीत होती है तो निश्चित रूप से इस देश में संविधान नहीं बचेगा, लोकतंत्र नहीं बचेगा, इस देश की साझा संस्कृति नहीं बचेगी, और देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। तो एक मजे हुए नेता, एक अनुभवी नेता, नरेंद्र मोदी से ज़्यादा सियासी अनुभव है मल्लिकार्जुन खड़गे को, तो नरेंद्र मोदी की हर चाल, हर फितरत को अच्छी तरह से भांप सकते हैं।
और इनके दिल दिमाग में जो 24 घंटे चलता रहता है, मोहन भागवत के दिमाग में जो 24 घंटे चलता रहता है हिंदू राष्ट्र को लेकर के और मुसलमानों को इस देश से भगाने, CAA NRC ला करके मुसलमानों को इस देश से भगाने और इनके धार्मिक अवशेषों पर, इनके पूजा स्थलों पर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा करके सारे अवशेषों पर कब्जा कर लेना मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी का उद्देश्य हो गया है, जिसे बखूबी अंजाम भी दे रही है भारतीय जनता पार्टी और इनका भगवा गैंग। राम मंदिर बन गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, चारों तरफ जग हसाई हुई, थू थू हुई और उस थू थू में शंकराचार्य तक शामिल हुए, सनातनी हिंदुओं से लेकर के शंकराचार्य तक, और दुनिया भर के संत महंत ने जिस तरह से नरेंद्र मोदी की आलोचना की है, भर्त्सना की है, उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा कि राम मंदिर का मुद्दा तो फिसल गया। प्राण प्रतिष्ठा के तौर तरीकों को लेकर के, अधूरे मंदिर को लेकर के इन्होंने जिस तरह से इवेंट बना करके और इससे वाहवाही लूटनी चाहिए थी और चुनाव का एक ब्रह्मास्त्र के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, उसमें धड़ाम से गिर गए। इसलिए कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया और सवर्णों को पटाने के लिए, सवर्ण कौन, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है और इन्हीं का वर्चस्व है। 99% लोग भारतीय जनता पार्टी से जो जुड़े हुए हैं, चाहे समर्थक हों चाहे कार्यकर्ता हों, उसमें ज़्यादातर कट्टर जितने भी हैं वे सवर्ण हैं। और इन सवर्णों को खुश करने के लिए, खास करके ब्राह्मण वर्ग को खुश करने के लिए, सिंधियों को खुश करने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी को आज भारत रत्न देने की घोषणा की गई। लाल कृष्ण आडवाणी की शख्सियत को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। इस देश के में लगभग 50 सालों से उनकी राजनीति चलती रही है और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पहले जब जनसंघ था वहाँ से यात्रा शुरू की। फिर 1977 का दौर आता है जब जनता पार्टी बनती है और एक झंडे के नीचे RSS के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, जनसंघ के लोग और दूसरी समाजवादी शक्तियां आती हैं एक झंडे के नीचे। उसके बाद वहां से लेकर के और नरेंद्र मोदी के आगमन तक 2014 तक लाल कृष्ण आडवाणी के योगदान को इनकार नहीं किया जा सकता। मंदिर मुद्दे में पर भी आडवाणी का महत्वपूर्ण रोल रहा है और इनके मैनेजर के रूप में नरेंद्र मोदी ने काम किया था जब रथ यात्रा निकली थी मंडल के खिलाफ। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और अटल बिहारी वाजपेयी एक त्रिमूर्ति के रूप में इस देश की राजनीति में और भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने और उसे शिखर तक पहुंचाने का काम किया है। और अगर लाल कृष्ण आडवाणी को दिया जा रहा है भारत रत्न, तो मुरली मनोहर जोशी जो कि इलाहाबाद के हैं, कई बार सांसद रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, मानव संसाधन मंत्री रहे हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अध्यापक हैं, साइंस के अध्यापक थे। आज की पीढ़ी बहुत कम जानती होगी मुरली मनोहर जोशी को और अभी जिंदा हैं वो। अगर लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को एक साथ दिया जाता भारत रत्न तो शायद सोने पे सुहागा होता। लेकिन नरेंद्र मोदी की बुद्धि है, निर्णय तो इन्हीं को करना होता है। राहुल गांधी ने जिस तरह से अडानी के खिलाफ सड़कों पर, बेरोजगारी के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन छेड़ रखा है और जनता से डायरेक्ट संवाद करके कड़ी दर कड़ी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की आलोचना कर रहे हैं, वह जनता के हृदय में उतर रही है और अपार जनसमूह उनकी रैलियों में इकट्ठा हो रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान
इतने लोग नहीं जुड़ते थे जितना कि आज जुड़ रहे हैं राहुल गांधी से। और राहुल गांधी और कांग्रेस का बड़प्पन कहिए कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा जरूर शुरू कर रहे हैं, किए हैं, लेकिन इसमें इन्होंने आज तक वोट की मांग नहीं की। जनता से यह नहीं कहा कि आप इंडिया को जिताइए या कांग्रेस को जिताइए या हम आपसे अपील करते हैं कि कांग्रेस को वोट दीजिए, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। यह यात्रा एक सामाजिक यात्रा के रूप में वो शुरू किए हैं और मुकाम तक पहुंचाएंगे। जनता इतनी समझदार होती है कि बिना कहे वो वोट से झोली भर देगी, अगर वोट के लिए नहीं मांगेंगे तब भी। और कांग्रेस की नीतियां कुछ ऐसे ही हैं जो कि नरेंद्र मोदी की नीतियों से मेल नहीं खाती हैं, और कांग्रेस की नीतियां उम्दा हैं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से। उसमें एक यह भी है कि बगैर चुनाव के लिए वोट मांगने देश की समस्याओं को उठाया जाए, जन समस्याओं को उठाया जाए और वर्तमान सत्ता को घेरा जाए, वर्तमान सत्ता की भर्त्सना की जाए। और इस बात को अगर जनता समझ जाएगी तो बिना मांगे वोट मिलेंगे, बिना मांगे कांग्रेस की इंडिया की झोली भर देंगे वोटों से। दूसरी बात, इंडिया गठबंधन में जो घमासान मचा हुआ है, नीतीश कुमार तो गए और उनके ऊपर आज के बाद, या यूं कहें कि जिस दिन अलग हुए थे इंडिया से, उस दिन के बाद अब कोई भी नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि एक बार नहीं कई बार भरोसा तोड़ चुके हैं और इधर से उधर, उधर से इधर हो चुके हैं। लेकिन उन्हीं के रास्ते पर ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल भी चलते हुए दिखाई दे रहे हैं आज की तिथि में। और इनकी मजबूरी को भी समझा जा सकता है कि सीबीआई, ईडी, आईटी का खौफ उन्हें इंडिया के खिलाफ बोलने के लिए मजबूर कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मजबूर कर रहे हैं कि इंडिया से हटो या इंडिया से कोई मतलब नहीं रखो, पूरी सीटों पर 42 की 42 सीटों पर लड़ने की घोषणा कर दो ममता बनर्जी, और उन्होंने ऐसा किया भी। अरविंद केजरीवाल इनकी बातों को नहीं मान रहे हैं, इनसे नहीं डर रहे हैं राहुल गांधी की तरह, तो उनके ऊपर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और किसी भी क्षण गिरफ्तार हो सकते हैं, जैसे इन्होंने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया है। लेकिन एक बात याद रहे, हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने से भारतीय जनता पार्टी को झारखंड में बुरी तरह से हार मिलेगी, और अगर केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे तो दिल्ली से लेकर के पंजाब और गुजरात तक भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि गुजरात में भी भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हो गए हैं। 5 सीटें विधायकी की वहां पर भी इनकी है, और पंजाब तो पूरा कब्जा कर ही चुके हैं, दिल्ली तो पूरा कब्जा कर ही चुके हैं। अरविंद केजरीवाल को अगर 1 घंटे के लिए भी गिरफ्तार करेंगे तो नरेंद्र मोदी के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। तो नीतीश की वापसी अब कभी किसी समय भी नहीं हो सकती है। अगर वो एनडीए छोड़ करके आ जाएंगे तब भी इनके ऊपर न तो लालू यादव, तेजस्वी यादव विश्वास करेंगे और न बिहार की जनता, देश की जनता इनके ऊपर विश्वास करेगी। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया गठबंधन को खत्म करने की बात सोच रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। इंडिया गठबंधन जितना बचा हुआ है उतना बचा रहे, तब भी जीत सकता है। उसे चुनाव प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ी, चुनाव प्रचार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनता नरेंद्र मोदी के अत्याचार से, नफरत से, अहंकार से इतना पीड़ित है कि मतदाताओं का एक जन सैलाब उमड़ेगा जब इलेक्शन होगा लोकसभा चुनाव का, और जनता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच चुनाव होगा। इंडिया बीच में नहीं रहेगा, और रहेगा तो इंडिया का साथ इस देश की जनता देने वाली है, बगैर
वोट की मांग किए हुए वह नरेंद्र मोदी के वोट पर चोट करने के बारे में मन बना चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।